हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं एबायोटिक फैक्टर्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उसके अंदर हमने रेगुलेटर्स के बारे में डीपली स्टडी कर लिया था। अब आज इस लेक्चर में हम कन्फर्मर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कन्फर्मर्स क्या होते हैं, कन्फर्मर्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और वो उनके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं नीट में, ये आपको दिख ही रहा होगा पिछले लेक्चर से जो क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर AIPMT 2010 में। आज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि कल मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया था आपको, वैसे जैसे एक्सप्लेनेशन के साथ में ही, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपके पास में एक एग्जाम्पल है उन्हीं में से, जैसे कल मैंने बताया था। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द गिवन फिगर, जो ये फिगर दे रखा है बिलो इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिस्पॉन्स कर रहा है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम में, टू एबायोटिक फैक्टर्स। व्हाट डू ए, बी एंड सी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। कि जो इसमें ए, बी और सी ये जो दे रखे हैं अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो अल्फ़ाबेट दे दिए ए, बी, सी, और उनके नाम दे दिए कि कौन कौन से हो सकते हैं वहाँ पे। अब आपको यहाँ इनमें से चूज करना है कि हमारा बेस्ट और राइट आंसर कौन सा हो सकता है इनमें से, चार ऑप्शन में से। तो कल का अगर लेक्चर आपने देखा होगा तो आप ये क्वेश्चंस विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैसे देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ए पे क्या है, ए पे हमारा जो, हम पहले इसकी कल वाले लेक्चर से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंने कल बताया था जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को, अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड ना करती हो, उसको कांस्टेंट रखे। बाहर चाहे कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, लेकिन क्या है वो क्या करेगा, उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट करके रखेगा। उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, होमोस्टैसिस। और बी में हमने बताया था जो ये लाइन शो कर रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल लेवल के। इंटरनल लेवल जो है, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है बॉडी का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। तो ये लाइन क्या शो कर रही है, मैंने कल बताया था कन्फर्मर्स को। ठीक है, किसको शो कर रही है, कन्फर्मर्स को। और ये जो थर्ड लाइन है दैट इज पार्शियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल लेवल, बट जब ये आगे जैसे मूव करती है तो क्या करते हैं, मैंने कल बताया था ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस लाइन वाले जो ऑर्गेनिज्म है जो ये ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रखा है, ये ऑर्गेनिज्म है, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है बाद में कि ये सोचते हैं कि हम क्यों एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करें, मतलब क्यों हम इसकी वजह से इसके तरीके से हम अपनी बॉडी को मेंटेन करें, क्यों ना हम अपने तरीके से मेंटेन करें। तो वो आगे जाके क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी को, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो ये क्या था, पार्शियल रेगुलेटर्स। ए था रेगुलेटर्स, बी था क्या, कन्फर्मर्स, और सी था ये वाली लाइन जो थी वो पार्शियल रेगुलेटर्स थी। अब इनमें से वही ऑप्शन देखते हैं। ए पे क्या है, रेगुलेटर। देखो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन एक कंपटीशन वाली बात हो जाती है ना। आप क्वेश्चन अच्छे से इसको सही आंसर टिक करके आओगे, ये क्वेश्चन अगर दोबारा आता है तो आएगा, श्योरली आएगा। ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इसको तो स्किप ना करें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन देखो क्वेश्चन आता है आपको, लेकिन एक टाइमिंग की भी प्रॉब्लम होती है। हमारे पास 3 आवर्स है खाली, जिनमें से क्या है, हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होते हैं, केमिस्ट्री भी सॉल्व करनी होती है, एज़ कम्पेयर टू बायो। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, क्योंकि बायो में क्या है, आपके पास अगर आता होगा आपको क्वेश्चन तो आप विद इन 10 सेकेंड्स उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आप देखते ही पहचान जाओगे। बस क्वेश्चन समझने की देरी है आपकी, आंसर आपको आराम से पता चल जाएगा। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आसानी से पता चल जाएगा। तो आप देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ ए में देख लो, एक मेंशन कर लो कोई भी। जैसे ए में क्या बताया था, रेगुलेटर्स थे, ए में रेगुलेटर्स थे। तो रेगुलेटर किन किन ऑप्शन में है ए में, तो बी
सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में जो है रेगुलेटर है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट और थर्ड तो अपने आप ही साइड से हट गए। ठीक है ना, ये तो हम रॉन्ग कर दिए, इनको तो हम देखेंगे ही नहीं अब। तो बी वाला देखेंगे अब हम। क्या, बी पे क्या था, कन्फर्मर। अब इनमें से जो भी कन्फर्मर होगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें है पार्शियल रेगुलेटर और इसमें है कन्फर्मर। हमारा आंसर क्या हो गया, दैट इज़ 4। मतलब विद इन 10 सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप 90 क्वेश्चन जो हैं बायो के, वो आप 30 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, 30 to 40 मिनट में आसानी से। ठीक है, तो इस बायो सब्जेक्ट से आप बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सिलेक्शन अपना पा सकते हो। और क्या है, आसानी से फिजिक्स का मतलब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। 1 या 2 मिनट आराम से एक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में, 45 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखते ही पता लगा लेते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल आती है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल आती है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो इस वजह से क्या है, आप आसानी से क्वेश्चन पेपर जो अटैम्प्ट कर सकते हो नीट का। तो ये था कल वाले टॉपिक पे जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऐसे ही अब हो सकता है अगली बार इन पे ना दें, हालांकि मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट टाइम पे इन दोनों पे दे दे कि इंटरनल और एक्सटर्नल ए बी मेंशन करके इनमें से क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप नीट एस्पिरेंट्स के लिए, सभी के लिए, जो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन, जस्ट एज ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू एस्केप द हीट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर। गर्मियों के दिन में लोग घूमने जाते हैं गर्म इलाके से ठंडे इलाके में, शिमला की तरफ ज़्यादातर जाते हैं। तो ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो दूसरे नेशनल पार्क से या फिर दूसरी जगह से बहुत ज़्यादा दूरी पे जहाँ उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट है वहाँ पे चले जाते हैं उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को दूर करने के लिए कुछ समय के लिए। ठीक है ना, जब तक वहाँ पे उनकी जगह पे स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो वो उसको छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ये इसके ऑप्शन थे। अब ये क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड वाला। ठीक है, ओके, हम अब अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, रेगुलेटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे कन्फर्मर्स के बारे में। देखो सबसे पहली बात, ये ग्राफ तो आप माइंड में ही रखना, अपने हमेशा इमेज बना के रख लो, ये ग्राफ आना ही आना है। तो देखो ये है कन्फर्मर वाली लाइन। ठीक है, ग्राफ में जो रिप्रेजेंट कर रखी है, ये मैंने बता दिया था कल भी और आज भी बता रहा हूँ कि ये जो है एक्सटर्नल, जो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना कन्फर्मर्स का, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ कन्फर्मर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या फिर एक्सटर्नल लेवल जो होता है ऑर्गेनिज्म के बाहर का जो वातावरण होता है। ठीक है, उनको बोलते हैं हम कन्फर्मर्स। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, 99, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, ऐसी बात नहीं है, मैं एनसीईआरटी को मेंशन करके ही चलता हूँ हमेशा, बिकॉज एनसीईआरटी कंटेन मोर देन 70 to 80 क्वेश्चंस इन नीट बायोलॉजी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ 99% ऑफ एनिमल्स, ज़्यादातर जो 99% कन्फर्मर के अंदर आ जाते हैं। नियरली ऑल प्लांट्स, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लांट जो हैं कैन नॉट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है कॉन्स्टेंट नहीं कर पाते हैं। कन्फर्मर क्यों बोलते हैं इनको, ये अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है, इनको कन्फर्मर, ये अपनी बॉडी को कन्फर्म कर लेते हैं, बाहर के वातावरण को कन्फर्म करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कन्फर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके हिसाब से चलते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिसाब से, तभी तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जा रहा है। तो ये जो है, ये ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, वो अपने बॉडी कांस्टेंट, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते। इस वजह से
इनको क्या बोला जाता है, कन्फर्मर बोला जाता है। देयर बॉडी टेम्परेचर इज डिटरमाइंड बाय एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब बाहर का जो टेम्परेचर होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है उसको एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं। उसके हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। रेगुलेटर की तरह नहीं है, चाहे बाहर का वातावरण कैसा भी हो उनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थे दो एग्जाम्पल हो गए, एनिमल्स का 99% और ऑल प्लांट्स। और जो एक्वेटिक एनिमल है, पानी के अंदर जो रहने वाले जो एनिमल हैं, वो एनिमल क्या करते हैं, उनका कोई टेम्परेचर से रिलेशन नहीं होता। मतलब वहाँ वो टेम्परेचर को डिटरमाइन नहीं करते, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, वो चलते हैं ओस्मोटिक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। जो ओशियन है, जैसे कि मान के चलो पानी के अंदर का जो ओस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होगा, ओस्मोलरिटी जो होगी वहाँ की, उसके हिसाब से अपनी बॉडी फ्लूइड को वो चेंज करते हैं। और उसके हिसाब से अपनी बॉडी फ्लूइड को वो क्या कर लेते हैं, उसके हिसाब से अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी बाहर के कंसंट्रेशन के साथ ही वो मैच कर लेते हैं, मतलब उसके साथ कंफर्म कर लेते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है ना। इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज विद दैट ऑफ द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। बाहर का जो वाटर, एक्सटर्नल वाटर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है ना, वही उनकी बॉडी का कंसंट्रेशन भी होगा। अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका तो क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका किस पे डिपेंड करता है, ओस्मोटिक कंसंट्रेशन पे। ये चीज़ भी मेंशन रखना अपने माइंड में कि जो टेरेस्ट्रियल है वो टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी एनवायरनमेंट को। और जो एक्वेटिक एनिमल है वो ओस्मोटिक कंसंट्रेशन के ऊपर। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ ए लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेंटेन। ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के एनवायरनमेंट का, अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते, कैन नॉट मेंटेन विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, कन्फर्मर्स बोलेंगे, ठीक है ना। याद रखना, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट आर कॉल्ड कन्फर्मर्स, ठीक है। ओके देखो, मैंने टेम्परेचर वाले जो टेम्परेचर की जो लेक्चर बनाए थे, वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था एलेंस रूल के बारे में बताया था, बर्जमैन रूल्स के बारे में बताया था। वहाँ पे बताया था जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मान लो कोई स्मॉल किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज जो स्मॉल है और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी साइज है वो लार्ज है। तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी का जो साइज है वो कैसा है, बॉडी का साइज स्मॉल है, ठीक है। तो उनका सरफेस एरिया कैसा होगा, लार्ज होगा या फिर स्मॉल होगा। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज स्मॉल होता है उनका सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा हमेशा, सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कम हो गया, सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। और सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो उस ऑर्गेनिज्म में हीट लॉस जो है ना, हीट लॉस वो ज़्यादा होगी, हीट लॉस ज़्यादा होगी। और जिस ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया मतलब बॉडी साइज ज़्यादा है, लार्ज है, सरफेस एरिया उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और हीट क्या हो जाएगी, हीट लॉस भी कम हो जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट लॉस, ठीक है। तो मैंने ये बर्जमैन रूल्स और एलन रूल के अंदर बताया था। एलन रूल क्या बोलता है, जितनी भी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जो भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, है ना, जैसे कि ईयर हो गया, लेग, हैंड, है ना, विंग्स, तो ये जो हैं वो क्या है, शॉर्ट होंगी। किस रीजन में, किस रीजन में शॉर्ट होंगी बताओ, कोल्डर रीजन में,
जहाँ जो ऑर्गेनिज्म कोल्डर रीजन पोलर एरिया में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, उनकी जो है एक्सट्रीमिटी जो वो शॉर्ट होंगी, ठीक है ना। और जो हॉटर रीजन में रहते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज़ क्या होगी, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वार्मर रीजन में रहते हैं, वहाँ पे उनकी एक्सट्रीमिटीज लार्ज होंगी, ठीक है ना। तो अब ये इन दोनों में से कोल्डर कौन सा है, बर्जमैन रूल्स के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोल्डर ये वाला है और ये वाला वार्मर वाला है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो वही चीज़ मेंशन कर रखी है इधर, लॉस और गेन ऑफ हीट, लॉस और गेन ऑफ हीट इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया, जिसका ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसकी हीट लॉस ज़्यादा होगी, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा कम होगा उसकी हीट लॉस कम होगी। तो दी स्मॉल एनिमल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम उनका छोटा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। दे लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट, वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या करते हैं, हीट लॉस करते हैं। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये जो पूरा जो ग्राफ दे रखा, पैराग्राफ दे रखा है, वो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। वो क्या करते हैं, कोई कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो कि जो स्मॉल एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि श्रियूज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, हमिंग बर्ड जो होते हैं, श्रियूज और हमिंग बर्ड जो हैं वो क्या है, स्मॉल हैं। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म वो पोलर रीजन्स में नहीं पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म पोलर रीजन में नहीं पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, दे एक्सपेंड एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म फॉर एडजस्टिंग। वो क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, हीट जो जनरेट करते हैं थ्रू मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस से वो क्या है, जो उनके रिएक्शंस हो रही बॉडी में उसको एडजस्ट करके वो एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। इस वजह से क्या है, इनको कोल्डर रीजन में रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस वजह से जो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है, श्रियूज और हमिंग बर्ड्स, वो क्या है, लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट इन इन लो टेम्परेचर। याद रखना ये एनसीईआरटी की लाइन है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि श्रियू एंड हमिंग बर्ड्स वो लो टेम्परेचर में बॉडी हीट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से लॉस करते हैं। इस वजह से क्या है, इनके ये जो है ठंडे इलाके में कोलर रीजन में रह नहीं पाते। देयर फोर वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। इस वजह से पोलर रीजन में बहुत कम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो अपना टेम्परेचर कैसे, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे रेगुलेट कर पाते हैं, थर्मो रेगुलेशन के द्वारा, ठीक है ना। थर्मो रेगुलेशन से वो अपना बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो रेगुलेट कर पाते हैं। और एक्वेटिक एनिमल कौन से हैं, जो कि ओस्मोटिक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओस्मोटिक कंसंट्रेशन से क्या अपना बॉडी का एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट उसको रेगुलेट कर पाए, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, कन्फर्म करते हैं अपनी बॉडी को, मतलब जैसा बाहर का वातावरण होगा वैसा ही उनके बॉडी के अंदर का वातावरण होगा, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सटर्नल लेवल के। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कन्फर्मर्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर बोलते हैं। देखो कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं, मान के चलो कभी कभी क्या होता है कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन जो होती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन जो होती है उनके लिए वो बहुत कम समय के लिए होती है। मान के चलो वो अनफेवरेबल हो गया, जिस जगह पे वो रह रहे हैं उनका वो एनवायरनमेंट है उनके लिए अनफेवरेबल हो गया, उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो एनवायरनमेंट उनकी बॉडी को। तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो दो तरीके से क्या करते हैं, अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। या तो माइग्रेट कर जाएंगे वो, या फिर माइग्रेट कर जाएंगे, या फिर सस्पेंड कर लेंगे, ठीक है ना। सस्पेंड हम अगले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज़ ए वास्ट टॉपिक, इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम करते हैं बात माइग्रेट की। माइग्रेट क्या करता है, माइग्रेशन जो है, जैसे वो क्वेश्चन था ना जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो इसी वाले पोर्शन से है कि जब कभी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो उसके लिए अनफेवरेबल नहीं है, और कुछ वो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो कुछ समय के लिए है, स्मॉल मतलब फॉर ए स्मॉल टाइम, फ्यू टाइम मतलब वो क्या है, कुछ समय के लिए है। तो इस वजह से क्या करते हैं, वो उस जगह को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं,
दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ उनके फेवरेबल, मतलब जो उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए फेवरेबल है वो एनवायरनमेंट। तो इस वजह से क्या है, वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पे, दूसरी जगह पे, अपनी जगह को छोड़ के। देखो, दी ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरली, जो ऑर्गेनिज्म मूव कर जाते हैं, कैन मूव अवे टेम्परेरली, तो क्या होता है, फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटाट टू मूव हॉस्पिटेबल एरिया, जो उनको सपोर्ट कर सके, जहाँ पे उनकी ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं वो मिल सके उनको, जहाँ उनकी बॉडी एडप्ट हो सके कुछ समय के लिए। एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर, और फिर वापस आ जाते हैं जब वो स्ट्रेसफुल पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म हो जाती है, जो अनफेवरेबल सीजन था उनके लिए वो ख़त्म हो जाए तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने जो लाइन मेंशन किया है, ध्यान से सुनना, द लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन इज वेरी कॉमन इन बर्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन जो है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन इज वेरी कॉमन इन बर्ड्स, मतलब बहुत कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन है किसमें, बर्ड्स में। इन विंटर, विंटर के टाइम पे द फेमस कोलियोडा, कोलाइडियो, सॉरी फॉर दैट रॉन्ग वर्ड, क्योलाडो, क्योलाडो नेशनल पार्क, क्योलाडो नेशनल पार्क, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, भरतपुर में, ठीक है ना, कहाँ प्रेजेंट है, भरतपुर में। और भरतपुर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में। तो ये जो क्योलाडो जो नेशनल पार्क है राजस्थान में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होता है विंटर में, फेमस क्योलाडो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर में प्रेजेंट है राजस्थान, यहाँ बहुत सारी, मतलब थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, कहाँ से आती हैं, साइबेरिया से, साइबेरिया से आती हैं, जिसको हम नॉर्दर्न रीजन भी बोल देते हैं, जिसको हम नॉर्दर्न रीजन भी बोल देते हैं, कोल्ड नॉर्दर्न रीजन, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, द लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन इज वेरी कॉमन इन बर्ड्स इन विंटर, फेमस क्योलाडो नेशनल पार्क्स दैट इज प्रेजेंट इन भरत इन राजस्थान hosts thousands of migratory birds coming from Siberia and other external extremely cold northern regions, other extremely cold northern regions, या तो नॉर्दर्न रीजन से आएंगे या फिर साइबेरिया से आएंगे, तो याद रखना। तो हम बात करते हैं उसी क्वेश्चन की जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। देखो, ये क्वेश्चन था हमने जो स्टार्टिंग में देखा था, जस्ट एज ए पर्सन, जस्ट एज ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, जब कोई पर्सन दिल्ली से शिमला जाता है, अब जैसे कि मान के चलो गर्मियों के दिन में गर्मियाँ ज़्यादा होती है दिल्ली में, तो इस वजह से क्या होता है, वो शिमला की तरफ घूमने चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, जून के महीने में, मई के महीने में। तो इस वजह से क्या है, वो मतलब अपने आप को क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जो उनके लिए जो गर्मी वाला दिन है वो उसको थोड़ा सा उससे राहत पाना चाह रहे हैं, और इस वजह से वो घूमने चले जाते हैं, जिससे कि वो वहाँ उन्हें थोड़ी सी राहत महसूस हो सके। ऐसे ही जैसे ये पर्सन करते हैं, ठीक है। अब दिल्ली से ही नहीं, पता नहीं हर जगह, आजकल तो हर जगह से ही जा रहे हैं, तो कोई भी हो सकता है, एनसीईआरटी में ये मेंशन किया हुआ है, तो इस वजह से। तो थाउजेंड्स ऑफ, जैसे इंसान घूमने के लिए चला जाता है गर्मियों में ठंडे इलाके में, तो ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न, या तो साइबेरिया से या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स। देखो, ये जो पैराग्राफ जो क्वेश्चंस के फॉर्म में दे रखा, क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, ये एज इट इज़ एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, एनसीईआरटी से एज इट इज़ पुटअप कर रखा है।
मैंने पिछले लेक्चर में बताया था और हर लेक्चर में बताता हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर क्या मेंशन है वो क्या है उसको रिमेंबर करना, उसको लर्न करना, याद रखना, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 70 से 80% जो पेपर है वो एनसीईआरटी की लाइन से ही आता है, एज इट इज़ उठा के दे देते हैं लाइन, ठीक है ना, और पूछ ले जाता है उस क्वेश्चन के बारे में जहाँ से भी वो उस लाइन को उठा के दे रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लिया जाता है। उस मीन्स एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं वहाँ से, मतलब बट क्या है कि एनसीईआरटी से ज़्यादातर पेपर आएगा आपका, तो इस वजह से मैं हर बार बोलता हूँ एनसीईआरटी को रीड करना ना भूलें। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, आपने देखो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन जो 2014 में एआईपीएमटी में आया था, तो जो स्टूडेंट 2014 में एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे तो उन्होंने ये क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर लिया होगा। क्योंकि आंसर क्या था इसका, आंसर था इसका क्योलाडो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, भरतपुर में। फोर्थ इसमें तो थर्ड ये ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी से, ठीक है ना। आपको 10 सेकंड 4 नंबर इतने आसानी से दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे पढ़ने से, अच्छे तरीके से पढ़ने से, उसको समझने से कि उस हर एक लाइन क्या बोल रही है एनसीईआरटी की। तो इसलिए बोलता हूँ एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना, यू ऑल ऑफ एंड नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। तो ये था हमारा किसके बारे में, हमने रेगुलेटर्स की बात कर ली, हमने कन्फर्मर्स की बात कर ली, हमने माइग्रेटर्स की बात कर ली, और कुछ पोर्शन अगर रह भी जाता है माइग्रेशन का तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एनसीईआरटी को समझने के लिए एक आसान तरीके से आप मेरे लेक्चर्स देखते रहिए और कंप्लीट देखा कीजिए लेक्चर को। क्योंकि आप कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपको आधी चीज़, अगर आपने 1-2 मिनट की वीडियो देखी तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, आप ये समझोगे कि फालतू की चीज़ें हैं। तो मेरा जो सेशन जो रहता है लेक्चर का वो इतना अट्रैक्टिव तो नहीं रहता है, बट इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, कॉन्सेप्ट्स सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर एक वीडियो से आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है तो इससे बड़ी बात आपके लिए नहीं हो सकती। तो आप मेरी वीडियोज़ को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।